अस्सलामुअलैकुम, मैं शमा असलम आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है कि ये इन्वायरमेंट में किस लिहाज से ज़रूरी है। इसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस देखेंगे। कमर्शियल इम्पोर्टेंस में हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक गेन कितना हो रहा है फंजाई की वजह से और इकोनॉमिक लॉस कितना हो रहा है फंजाई की वजह से। सबसे जो अहम है ना इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन और रीसाइक्लिंग के बारे में। फंजाई ने सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ मिलना है और इकोसिस्टम के अंदर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की रीसाइक्लिंग में अहम किरदार अदा करना है। ठीक है, फंजाई along with seprobic bacteria play important role in the recycling of inorganic nutrients in the ecosystem। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर तो डिकम्पोजिशन ना करे फंजाई, ठीक है, विदाउट द एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजर्स, यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया का डिकम्पोजिशन का मैकेनिज्म नहीं करते तो सारे के सारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लॉक्ड होकर रह जाएं डेड एनिमल्स में और प्लांट्स में। और इस तरह से जो है ना इंसानी ज़िंदगी, ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बल्कि बहुत ज़्यादा जानवरों की जो ज़िंदगी है ना वो महदूद होकर रह सकती है, ख़त्म हो सकती है। विदाउट एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजर्स all essential nutrients would soon become locked up in the mounds of dead animals and plants, जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, unavailable for use by organisms and life would ceases। तो लाइफ क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, बंद हो सकती है, रुक सकती है अगर तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ना हो। नेक्स्ट हम लोग इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं, जो कि है माइकोराइजल एसोसिएशन। अब माइकोराइजल एसोसिएशन इस ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो प्रॉपर्टी है फंजाई की, जो कि ग्रोथ, प्लांट में ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विद विच दे आर एसोसिएशन एंड 95% ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स हैव दिस एसोसिएशन। तकरीबन 95% जो है ना वो वेस्कुलर प्लांट्स में ये एसोसिएशन है, ये कि माइकोराइजल एसोसिएशन करते हैं फंजाई के साथ। वेस्कुलर प्लांट्स की तमाम काइंड्स की 95% जो है ना वो माइकोराइजल एसोसिएशन करती है। नेक्स्ट है जी, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सक्सेशन में है। लाइकन्स हमेशा उन्हीं कीटाणु में ग्रो करते हैं जहाँ पर जो है उनके अंदर एबिलिटी आ जाए कि वो किसी दूसरे के साथ इंगेज होकर ग्रो कर सके। लाइकन्स ग्रो ऑन रॉक्स, ठीक है, जब वो कीटाणु के ऊपर ग्रो करते हैं तो इस तरह से वो जो सिटिंग स्टेज होती है ना तो उसमें बहुत सारे दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना उनके भी रहने के चांसेस जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। इस वजह से इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी जो है ना फंजाई वो अपना अहम किरदार अदा करती है। लाइकन्स ग्रोइंग ऑन रॉक ब्रेक देम सिटिंग स्टेज फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है वो है बायो इंडिकेटर्स। लाइकन जो है बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो बायो इंडिकेटर्स है, एयर की क्वालिटी को है वो डिटेक्ट कर सकते हैं और पोल्यूशन के बारे में भी ये बता सकते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन मौजूद है या नहीं। इन अदर वर्ड्स सेंसिटिव टू पोल्यूशन। बायो रेमिडेशन, बायो रेमिडेशन, बायो मतलब कि जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करते हुए इन्वायरमेंट से पोल्यूशन को ख़त्म करना है। ठीक है, ये डिग्रेडिंग या फिर रिमूवल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पॉइजनस बाय ऑर्गेनिजम्स। क्या है, पॉइजनस बाय ऑर्गेनिजम्स। कुछ फंजाई जो है ना वो बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस भी इख्तियार करके इन्वायरमेंट में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, सम फंजाई आर आल्सो यूज्ड फॉर बायो रेमिडिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बारे में। हम लोगों ने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में। डिकम्पोजिशन के बारे में जाना, रिसाइकलिंग, माइक्रोराइजल एसोसिएशन, सक्सेशन, बायो इंडिकेटर्स एंड बायो रेमिडिएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस के बारे में। इकोनॉमिक गेन्स कितना होता है फंजाई की वजह से। तो कुछ फंजाई जो होती है ना वो हम लोग खा सकते हैं, जिसकी तरह की एग्जांपल है कि 200 जो स्पीशीज है ना मशरूम्स की, मोरल्स की, ट्रफल्स की, वो है हम लोग आमतौर पर खा सकते हैं। लेकिन ये भी ऐसा है कि जहाँ पर बहुत सारी जो फंजाई है ना हम लोग खा सकते हैं, वहाँ पे कुछ पॉइजनस मशरूम्स भी मौजूद हैं जो कि फंजाई हैं और जो कि पॉइजनस
पॉइजनस हैं, जहरीले हैं, उनको वो हम लोग खा नहीं सकते। जैसे कि टोडस्टूल्स है हमारे पास, ठीक है, अमीटा वर्ना है, ओफिलिएटस ओलियस है, ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे मशरूम्स हैं जो कि हम लोग नहीं खा सकते। जहाँ पर एक चीज़ का फ़ायदा है तो वहाँ पर उसी चीज़ का नुकसान भी हम लोग को नज़र आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनिमल्स की फूड का जो है ना वो किस तरह से फंजाई है ना वो सोर्स बनती है। रेनडियर मोस, ये बेसिकली जो है ना वो लाइकन नहीं है बल्कि क्या है, मोस है। अब इसको इस्तेमाल किया जाता है फूड के तौर पर फॉर रेनडियर्स के लिए, ठीक है, ना सिर्फ रेनडियर्स के लिए बल्कि बहुत ज़्यादा वो एनिमल जो कि सब रेक्टल और बोरियल रीजन में मौजूद है, उनकी खुराक का भी ये जरिया बनता है। रेनडियर मोस यानी कि एनिमल्स की फूड में भी अहम किरदार अदा करता है फंजाई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसका किस तरह से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं फूड इंडस्ट्री में, कि जिस तरह से हम लोग इसको ब्रोए कार ला रहे हैं खुराक को हासिल करने के लिए इंडस्ट्री के केस में। कुछ जो फंजाई है ना वो फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यीस्ट है, ठीक है। अब यीस्ट के अंदर क्या है, फर्मेंटिंग एबिलिटी है, यानी कि यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, इसलिए इसको यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड और शराब वगैरह बनाने में। नेक्स्ट है जी पेनिसिलियम स्पीशीज। पेनिसिलियम स्पीशीज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खुशबू देने के लिए, फ्लेवर टेस्ट जायका वगैरह देने के लिए, ठीक है, और ये ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो पनीर वगैरह को कलर भी देने में अहम किरदार अदा करता है पेनिसिलियम स्पीशीज। नेक्स्ट एस्परजेलिस, ये कुछ जो स्पीशीज होती है ना एस्परजेलिस की, उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फर्मेंटिंग के लिए और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोया सॉस एंड सोया पेस्ट एज वेल एज सोयाबीन वगैरह। तो एस्परजेलिस की जो कुछ स्पीशीज़ हैं उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोया सॉस के लिए, सोया पेस्ट के लिए और सोयाबीन की प्रोडक्शन वगैरह के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिट्रिक एसिड के बारे में। सिट्रिक एसिड को हम लोग एस्परजेलिस स्पीशीज से ही हासिल करते हैं। कहाँ से सिट्रिक एसिड हासिल करते हैं, एस्परजेलिस स्पीशीज से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है ना वो फंजाई सोर्स बन रही है एंटीबायोटिक्स का। किसका सोर्स बन रही है, एंटीबायोटिक्स का। अगर हम लोग फर्स्ट केस स्टडी करें यानी कि पेनिसिलियम के बारे में जानें, तो पेनिसिलियम सबसे पहली जो थी एंटीबायोटिक्स थी जो कि एक साइंटिस्ट ने 1928 में डिस्कवर की थी पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लोवास्टेटिन से। ये क्या करती है, इसने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देना है, जो कि कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, जो कि फंगस से ही ऑब्टेन हो रही है। लोवास्टेटिन कहाँ से ऑब्टेन हो रही है, ये फंगस से ही ऑब्टेन हो रही है। इसका फंक्शन क्या है कि इसने जो है ना कम कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है ना वो ब्लड में कम कर देना है। नेक्स्ट है जी साइक्लोस्पोरिन। ये भी सॉइल फंगस से ही हासिल की जा रही है। ये पेनिसिलियम, लोवास्टेटिन, साइक्लोस्पोरिन, एर्गोटिन, ये सारी की सारी क्या है, ये एंटीबायोटिक्स हैं जो मुख्तलिफ तरह की जो फंजाई से ना वो हासिल हो रही हैं। साइक्लोस्पोरिन हम लोग सॉइल फंगस से हासिल करते हैं जो कि अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रही है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। किसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से, और बचाती है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाए, ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एर्गोटिन के बारे में। इसने क्या करना है, इसने आधे सर की दर्द को ना ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करना है। एर्गोटिन हेल्प इन द हेडेज मिग्रेन, ठीक है, यानी कि आधे जो सर की दर्द है ना उसको ख़त्म करने में अपना अहम किरदार अदा करना है। नेक्स्ट है जी ग्रेसियोफ्लोविन। इसका काम क्या है कि ये फंगल की जो ग्रोथ है ना उसको जो है ना रोकती है कि जो फंगस की ग्रोथ है वो ना हो, इनहिबिट फंगल ग्रोथ, ग्रेसियोफ्लोविन। नेक्स्ट है जी डाइज। कुछ कुदरती तौर पर रंग पाए जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइकन से ही हम लोग हासिल कर सकते हैं, उसको भी हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फॉर कलरिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आफ्टर स्टडी द रोल इन एंटीबायोटिक्स में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसका रिसर्च में कैसा किरदार अदा कर रही है फंजाई। यूज इन बायोलॉजिकल रिसर्च। अगर हम लोग यीस्ट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस्तेमाल हो रही है जेनेटिक्स में, ठीक है, ना सिर्फ जेनेटिक की रिसर्च में इस्तेमाल हो रही है बल्कि हम लोग उसको मोलिकुलर बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
उसकी ये रीज़न है कि ये बहुत जल्दी से ग्रो कर जाती है, इसकी रैपिड जनरेशन हो जाती है और बहुत अहम तेज़ी से जो है ना वो इंक्रीजिंग पूल कर देती है जेनेटिक्स में और बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन में। क्लियर है ये चीज़ कि क्यों हम लोग यीस्ट को इस्तेमाल करें हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ना रैपिडली जनरेट कर जाती है। यीस्ट सबसे पहली जो थी ना एंटीबायोटिक यूकेरियोटिक था, जिसको हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया है। यीस्ट वर द फर्स्ट यूकेरियोट टू बी यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर्स। अब 1883 में यानी कि 1983 में एक आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम्स है ना वो भी यीस्ट की वजह से ही हम लोगों ने ना बनाया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये सबसे पहला यूकेरियोटिक था यीस्ट, जो कि जिसका जो है ना कम्प्लीटली तौर पर 1996 में जीनोमिक सीक्वेंस को ना स्टडी कर लिया गया था। यीस्ट वर फर्स्ट यूकेरियोट whose genomic sequence was completely studied in 1996। यीस्ट को अगर हम लोग जो है ना वो कुछ हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर रही हैं। यीस्ट आर आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। अगर हम लोग बात करें पिंक ब्रेड मोल्ड की, तो उसको भी हम लोग जो है ना वो जेनेटिक रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं। पिंक ब्रेड मोल्ड को हम लोग न्यूरोस्पोरा का नाम देते हैं, जिसको हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जेनेटिक रिसर्च में। यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक रिसर्च में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसकी पढ़ते हैं इकोनॉमिक लॉस के बारे में कि किस तरह से फंजाई जो है ना वो इकोनॉमिक लॉस कर रही है। अब हम बात करें अगर प्लांट के केस में, यानी कि प्लांट की डिजीजेस की कौन कौन सी हो रही हैं फंजाई की, तो रस्ट और स्मर्ट्स वगैरह है। ठीक है, ये क्या कर रही हैं, ये गंदम, मकई और बहुत ज़्यादा ऐसी क्रॉप्स जिसमें एक दफ़ा जब एंटर हो जाती है फंगस, तो वो सारी की सारी जो है ना वो क्रॉप को तबाह कर देती हैं। जब क्रॉप को तबाह हो जाती हैं तो जो लोगों के लिए खाने के लिए फूड नहीं अवेलेबल होती, जिसकी वजह से जो कहत है ना उसके आने का खदशा होता है। अब फंजाई है ना, तो इसके अंदर जो है ना इंजाइम सिस्टम भी है। फंजाई के अंदर ये एबिलिटी है कि वो सेलोस और लिग्निन को ब्रेक डाउन कर सकती है। ना सिर्फ सेलोस और लिग्निन को ब्रेक डाउन कर सकती है, बल्कि जो प्लांट की जो क्यूटिकल है ना उसको भी ब्रेक करने की एबिलिटी रखती है। तो इस वजह से सारे के सारे जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं ना वो इजीली जो फंजाई का शिकार हो जाते हैं और इज ससेप्टेबल टू फंजाई। अब ना सिर्फ ये रस्ट और स्मर्ट की जो होती है डिजीजेस पाई जाती हैं, बल्कि और भी बहुत ज़्यादा गन्ने में लग सकती है। ठीक है, एप्पल में लग सकती है, आलू में लग सकती है, खुबानी में, आलू बुखारा में, ये सारी की सब जो डिजीजेज है ना वो काज हो सकती हैं ड्यू टू फंजाई। और जब ये एक तरफा एंटर हो जाती है किसी भी क्रॉप में तो उसको फिर तबाह कर ही छोड़ती हैं। पाउडरी मेल्यूव्स ऑफ ग्रेप्स, रोज एंड वीट, इगोड ऑफ राई, सुरख सड़ना शुगर कैन का, ठीक है, आलू के पौधे का मुरझाना, जड़ का गलना सड़ना, ठीक है, ये सारा का सारा जो होता है ना वो फंगस के शिकार होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से प्लांट में डिजीजेस आ जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं एनिमल डिजीजेस के केस में। अगर हम लोग रिंगवर्म और एथलीट फूड की बात करें ना, ये दोनों की दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो कि सुपरफिशियली फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। किसकी वजह से होती हैं? फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। अब ये जो है ना, अब इसकी वजूहात कौन सी होती हैं कि कौन सी ऐसी फंजाई है जो कि इफेक्ट करती है इसको, तो वो ड्यूट्रोमाइसीड्स है, यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से रिंगवर्म और एथलीट जो है ना फूड की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनिडिडा एल्बकिना की। तो इसमें क्या होता है, ये ऐसी यीस्ट है जिसने मुंह में और विजिनल थ्रैश पैदा करना होता है, इसको हम लोग कैनिडाइसिस की बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी की बात करने लगे, जिस डिजीज की बात करने लगे हैं वो है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ऐसी डिजीज है जो कि लंग्स में होती है और ये बहुत ही सीरियस इन्फेक्शन है। ठीक है, ये सीरियस इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, और ये उस वक्त होता है जब इनहेल कर लिया जाता है फंगस के स्पोर्स को। किसको इनहेल कर लिया जाता है? फंगस के स्पोर्स को इनहेल कर दिया जाता है, तो तब हिस्टोप्लाज्मोसिस की जो डिजीज है ना उसके होने का खदशा लाहक होता है। अब ये जो है ना स्पोर्स वगैरह ये कंटेमिनेटेड होते हैं बुनियादी तौर पर, विच
इज कॉमन इन सॉइल कंटेमिनेटेड विद बर्ड फीसेस। ये बर्ड फीसेस के साथ उस सॉइल में मौजूद होते हैं जो कि बर्ड फीसेस के साथ क्या है, कंटेमिनेटेड है। ये आमतौर पर उसी सॉइल में मौजूद होते हैं। अगर तो इन्फेक्शन जो है वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है, खून की नालियों में पहुंच जाता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स को भी तबाह कर देता है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सीरियस जो है ना वो डिजीज बन जाती है, यहाँ तक कि जो है ना वो पेशेंट को मार कर ही छोड़ती है। नेक्स्ट जो स्टडी है हम लोग वो एस्पेरजिलोसिस की पढ़ने लगे हैं। ये ऐसी बीमारी है जो कि ऐसे पेशेंट में पाई जाती है जिनका जो है ना वो डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम है। क्या है, डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम है। या फिर वो वाले पर्सन जो कि एड्स की बीमारी का शिकार है, या फिर वो वाले पर्सन जो कि एड्स की बीमारी का शिकार है, तो हम लोग इसको ए बोलते हैं एस्पेरजिलस फ्यूमिगेट्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, ये ऐसी फंजाई है जो कि एस्पेरजिलोसिस जो है ना डिजीज को काज कर देती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते लगे हैं कि कुछ स्टेन्स होते हैं एस्पेरजिलस फ्लेवस में जो कि कार्सोजेनिक जो है ना वो सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि कैंसर काजिंग एजेंट्स। तो हम लोग वो जो है ना वो ए फ्लैटॉक्सिन होते हैं, उसकी वजह से भी जो है ना वो डिजीजेस काज हो सकती हैं। इनके जो जो ट्रेसिस बहुत कम मिकदार है ना ए फ्लैटॉक्सिन की, वो मिल्क में, एग्स में और मीट वगैरह में भी मौजूद होती है। किसमें मौजूद होती है, मिल्क वगैरह में मौजूद होती है। ए फ्लैटॉक्सिन की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने लगे हैं वो है इर्गोटिज्म के बारे में। इर्गोटिज्म क्या बेसिकली क्या है जी, ये ऐसी बीमारी है जो कि जब पर्पल जो है ना इर्गोट कंटेमिनेटेड ड्राई फ्लावर की से बनी हुई अगर ब्रेड खा ली जाए ना तो इसकी वजह से इर्गोटिज्म की बीमारी होने का खदशा होता है। इन अदर वर्ड्स इर्गोटिज्म इज काज्ड बाय ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल इर्गोट कंटेमिनेटेड ड्राई फ्लावर। अब जब पॉइजनस मटेरियल है ना इर्गोट की वजह से, उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिम्टम्स हम लोग को नजर आते हैं, जैसे कि उससे दौरा पड़ जाता है, कभी पेशेंट के ऊपर छा जाती है, नफसियाती वहम आना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि नेक्रोसिस भी हो जाती है, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ना उनकी भी डेथ हो जाती है ड्यू टू दिस डिजीज, और जो कि ड्राई फ्लेवर के कंटेमिनेटेड ड्राई फ्लेवर को खाने की वजह से हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ये फूड को ख़राब कर रही है, वुड को तबाह कर रही है। ठीक है, ना सिर्फ वुड को तबाह कर रही है बल्कि जो लेदर है ना उसमें भी तबाही मचा रही है फंजाई। तो इसकी वजूहत क्या क्या है जी। सेप्रोबिक फंजाई की अगर बात हम लोग करें तो ये ना सिर्फ रिसाइकलिंग में अहम किरदार अदा करती है बल्कि इसकी वजह से बेशुमार जो है ना वो फूड में तबाही हो सकती है, वुड में तबाही हो सकती है और फाइबर में एज वेल एज लेदर में, क्योंकि इसमें ऐसे सेप्रोबिक फंजाई में इस तरह की एबिलिटी होती है कि ये डिकम्पोज कर देती है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कर देती है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो फूड में डिस्ट्रक्शन हो सकती है, फूड में तबाही आ सकती है, ना सिर्फ फूड में बल्कि लकड़ी में, फाइबर में, लेदर में। अगर हम लोग जो है ना कहते हैं कि ना डैमेज फूड इनकैलकुलेबल जो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्रूट का जो लॉस है ना वो कितना हो रहा है फंजाई की वजह से। तो पूरी दुनिया में 15 से 50% है ना वो वर्ल्ड फ्रूट इज लॉस्ट हर साल होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो होता है ना वो फंगल का अटैक हो जाता है। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ वुड कैसे हो रही है जी। अब फंजाई का जो गन्ना सन्ना है वो डिस्ट्रॉय कर देता है नॉट ओनली लिविंग ट्रीज बट आल्सो स्ट्रक्चरल टिम्बर। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसने जिंदा जो है ना वो दरख्त यानी कि लिविंग ट्री को नहीं तबाह करना बल्कि जो उसकी स्ट्रक्चरल टिम्बर है ना उसको भी इसने तबाह कर देना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ना इमारती या फिर फर्नीचर की जो लकड़ी है ना उसको किस तरह से फंजाई जो है ना वो तबाह कर रही है। डैमेज टू टिम्बर। अब देखिए जी इस केस में होता क्या है जी, इस केस में जो वुड रूटिंग फंजाई है डिस्ट्रॉय नॉट ओनली लिविंग ट्रीज बट आल्सो ऑन द स्ट्रक्चरल टिम्बर। अब ब्रैकेट और फिर जो दूसरी फंजाई होती है ना उसने स्टोर्ड कट टिम्बर को भी ना तबाह कर देना होता है, ना सिर्फ वो जो स्टोर की हुई लकड़ी होती है उसको तबाह कर देती है बल्कि जो होते हैं ना
लिविंग ट्रीज की जो टिम्बर है ना उसको भी ना खड़े खड़े तबाह करने में कि इसके अंदर एबिलिटी होती है। तो हाउ मच जो है ना वो इकोनॉमिक लॉस हो जाता है फंजाई की वजह से। किसकी वजह से हो जाता है? फंजाई की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोडोप्टेरुला की। तो ये पिंक यीस्ट है। ये क्या है? बेसिकली पिंक यीस्ट है जो कि वॉशरूम्स के पर्दों में जो होती है ना वो ग्रो कर जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे जो होती है ना वो नमी वाली सरफेस होती है। वहाँ पे कौन सी सरफेस होती है? मॉइस्ट सरफेस होती है। ग्रो शावर कर्टन्स एट द मॉइस्ट सरफेस। ये क्या कौन सी फंजाई? ये पिंक यीस्ट है जिसको रोडोप्टेरुला का नाम देते हैं। आज हम लोगों ने स्टडी किया इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में। हम लोगों ने 5 जो है ना वो फैक्टर्स पढ़े कि कौन कौन से वे हैं जिसकी वजह से जो फंजाई है ना वो अपनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में अहम किरदार अदा कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि फंजाई की वजह से किस तरह से हम लोग ना इनकम हासिल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग को इकोनॉमिक गेन्स हो रहा है ड्यू टू फंजाई। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा जहाँ एक चीज़ की इम्पोर्टेंस है, जहाँ एक चीज़ से फ़ायदा लिया जा रहा है तो वहाँ पे दूसरी उसी तरफ अगर दूसरे तरफ हम लोग देखें, उसका दूसरा रुख देखें तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। यानी कि प्लांट डिजीजेज हो सकती हैं, एनिमल में बहुत ज़्यादा डिजीजेज हो रही हैं। ठीक है, ना सिर्फ एनिमल और प्लांट डिजीजेज ही हो रही हैं बल्कि ये वुड फाइबर और लेदर वगैरह को भी तबाह कर रही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।